कैसे हो आप सब। मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका स्टेप बाय स्टेप स्टडी चैनल में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हमने करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। दिस इज योर थर्ड वीडियो ऑफ योर करंट अफेयर सेशन। टॉपिक है आज का हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डिसॉल्व्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। ओके, तो अब हम आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती क्या है, इनको डिसॉल्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ी यूनियन गवर्नमेंट को, और अभी डिसॉल्व करने के बाद बेसिकली आगे क्या होने वाला है। मैं इसको डिसॉल्व नहीं बोलूँगी, आई वुड से कि ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं इनको रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है आपका और कैसे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम पे चैनल है दैट इज स्टेप बाय स्टेप स्टडी। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं डेली क्विजेज लेती हूँ फ्रॉम एवरीडे न्यूज़पेपर मैंने आपको बताया हुआ है दैट इज़ योर टाइम्स ऑफ इंडिया, योर हिंदुस्तान टाइम्स एंड योर इकोनॉमिक टाइम्स। उसमें से जो भी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आती है उसका मैं आपको करंट अफेयर्स बना के एमसीक्यू की फॉर्म में देती हूँ। तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे उन एमसीक्यूज़ को आंसर करो, ठीक है। राइट आंसर आपको उसमें ही पता चल जाएगा एंड अपने आप को इवेल्युएट करो। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डिसॉल्व बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड जो उनके एसेट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें उन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में थी। फॉर एग्जांपल एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पर। एसेट्स का मतलब है जैसे कि जो अंदर उनकी फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे, चाहे उनकी मशीनरीज थी, तो उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है 7 DPSUs, ठीक है। एक होते हैं PSUs, PSU आपने सुना होगा दैट इज़ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। DPSUs होते हैं आपके डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। इन 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में इनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आई होप आपको समझ में आए। ये राइट साइड है हमारे डिफेंस मिनिस्टर प्रेजेंट के जो है श्री राजनाथ सिंह जी। चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, व्हाट इज देयर वर्क। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं आपकी बेसिकली एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड होता है दैट इज OFB, ठीक है, उसके अंदर आती हैं और ये है एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो कंसिस्ट करता है ODF दैट इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कंट्रोल करता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं DDP, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दैट इज MOD एंड योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज किस चीज़ में डील करती हैं? ये डील करती हैं आपकी डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, टेस्टिंग, मार्केटिंग, रिसर्च, लॉजिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट रेंज इन द एरियाज ऑफ लैंड, एयर एंड सी। बेसिकली कहने का मतलब है जो भी आपकी प्रोडक्शन होती है या फिर आपकी नेवी को, आपकी इंडियन आर्मी को और नेवीज़ को, ठीक है, जो आपकी वायुसेना है, जल सेना है और आपकी थल सेना है, बेसिकली 3 ही है आपकी, ठीक है। इन नेवीज़ को, इंडियन नेवीज़ को, इंडियन आर्मीज़ को जितने भी इक्विपमेंट्स, असला, बारूद, जितने भी गन्स, आर्म्स, एम्यूनाइजेशंस, जितने भी उनकी ड्रेसेस हैं, शूज़ हैं, उनके मिलिट्री टैंक्स हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं या जो भी चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं वो इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के थ्रू बनती हैं। और ये जो भी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री खरीदती है इन लोगों के लिए, हमारी डिफेंस के लिए, तो वो खरीदती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती क्या है और इनका क्या काम है। तो चलिए देखते हैं ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ये किस किस चीज़ से बना होता है। तो देख लेते हैं। OFP इट कंसिस्ट ऑफ 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। इसमें 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती हैं और इन 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में आपके आर्म्स, एम्यूनाइजेशंस, आपकी और चीज़ें, ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। ऑल राइट, मिलिट्री टैंक्स हो गए बड़े बड़े या फिर तोपें हो गई हैं आपकी, बहुत सारी चीज़ें, आपके असला, बारूद, आपके गन्स, ये सब जो है इसी में बनती हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में।
देन OFB में 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स भी हैं। अब जो चीज़ें वहाँ बनेंगी, फॉर एग्जांपल जैकेट बनाई है उन्होंने मिलिट्री के लिए, तो उनका मार्केटिंग भी होगा, राइट, मार्केटिंग भी करनी होगी कि हमारे पास, हमारे यहाँ। अब ये तो है नहीं सिर्फ एक ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, कम से कम नहीं तो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, तो हर एक में कुछ ना कुछ बन रहा है, राइट। तो उनके लिए रीजनल मार्केटिंग सेक्टर्स भी हैं, तो 3 रीजनल मार्केटिंग सेक्टर्स हैं, 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, एंड देन 4 कंट्रोलर्स ऑफ द सेफ्टी, 4 रीजनल कंट्रोलर्स ऑफ सेफ्टी OFB कंसिस्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन मिलिट्री और नेवी को अगर आर्म्स या फिर आर्म्स एम्यूनाइजेशन क्या होता है, असला बारूद, और आपको पता है क्या है ये असला बारूद, और आपको ये भी पता है आर्म्स क्या है, ये ARMS नहीं है, दीज आर ALMS, आर्म्स, ठीक है। आर्म्स का मतलब होता है गन्स हो गई आपकी, ये सब चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें जो परचेज करनी होती हैं, ये सब परचेज करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, ठीक है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या है आपका, जो इंडियन मिलिट्री है और जो ये नेवी है, ये और कहीं से भी अपनी चीज़ें परचेज नहीं कर सकती इंडिया में या फिर बाहर से, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो बनी हुई हैं OFB बोर्ड के अंदर, ये वहीं से परचेज करेंगी, इट इज़ कंपल्शन फॉर देम, ये और कहीं से परचेज नहीं कर सकती। आगे भी हम पढ़ेंगे कि अब डिसॉल्व करने की बात क्यों करा गवर्नमेंट ने, कि क्यों इनको बोला कि हम रिस्ट्रक्चर करके इनकी कॉर्पोरेटाइजेशन कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले नीचे पढ़ते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में टोटल कितनी फैक्ट्रीज हैं। इसमें टोटल 41 फैक्ट्रीज हैं आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में, जिसमें कि जो आर्म्स और एम्यूनाइजेशन और जहां पर असला बारूद बनता है उसकी 11 फैक्ट्रीज हैं, व्हीकल्स और वेपन्स जहां बनते हैं उसकी 11 फैक्ट्रीज हैं, कुल मिला के 22 हो गई, ठीक है। मटेरियल्स और कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स हैं या फिर उसके पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई इस तरीके का कंप्यूटर बनाना है तो उसके पार्ट्स हो गए, या फिर कोई इस तरीके की मशीनरी बनानी है उनको, तो मशीन सिर्फ एक बड़ी मशीन है तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स भी लगेंगे, राइट। तो जो उनके पार्ट्स और जो मटेरियल है, ठीक है, जो उनका जिम्मा लेती है वो है 8 फैक्ट्रीज टोटल। आर्मर्ड व्हीकल्स, जो जैसे कि आर्मर्ड व्हीकल्स कौन से होते हैं, जैसे कि टैंक हो गए, अर्जुन टैंक है, D90 टैंक है, ये सब जो फैक्ट्रीज बनाती हैं ये हैं आपकी 6 फैक्ट्रीज, राइट। एंड देन वी हैव बेसिक यूनिफॉर्म फैक्ट्रीज। बेसिक यूनिफॉर्म मतलब जो आपकी डिफेंस की, नेवी की, आर्मी की, इनकी जो यूनिफॉर्म होती हैं, जो ये यूनिफॉर्म पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, इनकी ऊपर से नीचे तक की ड्रेस, इनके जो शूज़ हैं वो सब, तो ये जो यूनिफॉर्म होती हैं ये जिन फैक्ट्रीज में बनती हैं ये होती हैं आपकी 5 फैक्ट्रीज हैं इसकी, राइट। अब क्या है इन, और जो इट इज़ मैंडेटरी फॉर आर इंडियन आर्मी टू परचेज 80% ऑफ द थिंग्स मेड इन दीज फैक्ट्रीज। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि जो हमारी आर्मी है, इट इज़ मैंडेटरी, ये कंपल्सरी है उनके लिए कि जो 80% सामान है उनका वो ये इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही खरीदे, चाहे वो सामान खराब हो चाहे वो सामान अच्छा हो, पर इनकी मजबूरी है कि इनको वो सामान खरीदना ही खरीदना है इन फैक्ट्री से, राइट। तो जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है तो ये है 6% अपना जो परचेज करती है, अपना पूरा सामान वो 6% परचेज करती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारी CAPFs हैं, ये 4% यहाँ से लेती हैं, सिविल ट्रेड वाली 4% लेती हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। चलिए आगे, वाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आर डिसॉल्व्ड। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिसॉल्व क्यों करी जा रही हैं, सबसे पहले तो ये बताऊं मैं आपको, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं ये कब बनी थी, ये 220 साल पुरानी है। जब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम पे ये हमारी, और उस टाइम से हमारी ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड चलता आ रहा है, और ये कम से कम नहीं तो 220 साल पुराना है, जो कि अब डिसॉल्व होने जा रहा है 1 अक्टूबर 2021 में, ठीक है।
डेट याद रखनी है आपको, कब डिसॉल्व होगा ये 1 अक्टूबर 2021 में। तो होगा क्या कि और जितनी भी इसकी यूनिट्स हैं वो कॉर्पोरेटाइज हो जाएगी अंडर 7 DPSUs। सो इट इज DPSUs, ऑल राइट। मतलब क्या है इसका कि कॉर्पोरेटाइज मतलब हो जाएंगी, मतलब कि जो भी इनके स्टाफ मेंबर्स हैं, अभी टोटल जो हैं वो 75,000 लोग, कम से कम नहीं तो 75,000 लोग इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, और बाकी जितनी भी OFB की यूनिट्स हैं उसमें जो है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, राइट। सो जितना भी एसेट है वहाँ पर, जैसे कि जो भी मशीनरीज हैं, जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उन मशीन को डेवलप करने में, जो भी पार्ट्स हैं उनके, जो भी चीज़ें एसेट्स हो गए, उनका स्टाफ जो काम कर रहा है, और जितने लोग भी वहाँ, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि मेरा काम है कि मैं बेस टैंक जो है आपका, टैंक में कोई एक कंप्यूटराइज्ड पार्ट बन रहा है, ठीक है, उस पार्ट को बनाने का जिम्मा इस फैक्ट्री का है। तो वो जो ऑपरेशन वहाँ पर हो रहा है, उस पार्ट को बनाने का ऑपरेशन हो रहा है, वो ऑपरेशन, ठीक है, वो सब जो भी इन 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में हो रहा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा 7 DPSUs के अंडर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कब बनी थी, तो इट वाज सेटअप इन 1801। एक चीज ये याद रखनी है, और ये है आपका 220 साल पुराना। दूसरा आपको क्या याद रखना है, कब डिसॉल्व हुई, आपसे एक क्वेश्चन बनेगा, तो 1 अक्टूबर 2021 में ये डिसॉल्व हो जाएंगी, राइट। अब मैंने यहाँ पर पूरा लिखा नहीं है, तो मैं आपको वर्बली समझाती हूँ कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को डिसॉल्व करने का मेन कारण क्या है, कि सरकार इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को डिसॉल्व क्यों करना चाहती है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ कंपल्शन फॉर आर आर्मी, फॉर आर डिफेंस सेक्टर, कि 80% चीज़ें जो हैं वो इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही उनको परचेज करनी है, राइट। तो अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी, तो दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसके, तो हेडक्वार्टर्स आपके हैं इसके कोलकाता में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के, IFP के, ठीक है। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी टाइम से ही इन्होंने हेडक्वार्टर्स जो है कोलकाता में बना दिए थे। जितनी भी अभी हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि आपको पता है नेवी, डिफेंस, जितना भी है आपका, इंडियन नेवी हो गई है आपकी, जल थल वायु सेना, इनके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में हैं, यू नो दैट, ठीक है। तो कोई भी कांटेक्ट करना है, कोई भी परचेजिंग करनी है, या फिर हमें अब इनके बारे में, जितनी भी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं इनके बारे में खबर लेनी है, तो क्या होगा, हमें कॉल दिल्ली से सीधा कोलकाता में फ़ोन करना पड़ेगा इनके हेडक्वार्टर्स में। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें दिल्ली टू कोलकाता कॉल करना है या फिर मेल करना है। तो हम इतना ये देखिए ना कि हेडक्वार्टर्स है हमारे दिल्ली में, ठीक है, हेडक्वार्टर्स है कोलकाता में, और जो इनके मेजर वो हैं, ठीक है, डिफेंस का जो हेडक्वार्टर है और ये सब है, ये सब जो है ये है हमारे दिल्ली में। अब कहाँ से कहाँ तक हमें पहली चीज़ कम्युनिकेशन करनी पड़ रही है, लेकिन आपको पता है कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ सामान मंगवाना है और उसका हेड जो बैठा है वो बैठा, मान लो मैं हूँ दिल्ली में, और जो मैं सामान मंगवाना चाह रही हूँ, जिसकी फैक्ट्रीज हैं, जिसका ये बोर्ड है पूरा, फॉर एग्जांपल मेरे को कोई क्लोथ चाहिए, राइट, और वो क्लोथ मिल जाएगा मुझे दिल्ली के पास, मतलब वो क्लोथ मेरे को मिलेगा बॉम्बे से, लेकिन उसका हेडक्वार्टर जो है वो जाके सीधा जम्मू एंड कश्मीर में बना रखा है। अब मैं पहले जम्मू एंड कश्मीर में फ़ोन करूँगी कि भाई ये प्रॉब्लम है, या फिर मुझे इतना इतना सामान चाहिए, तो एक कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठ रहा था इनका, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी मेन। दूसरा क्या था, 80% सामान जो है वो इनकी मजबूरी है कि इनको लेना ही लेना है। अब क्या प्रॉब्लम है, इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को पता है कि हाँ इनको हमसे ही सामान परचेज करना है, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आई वो आई थी कॉस्ट की, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट को लॉस होने लग गया था इससे। वो कैसे, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो जैकेट, ठीक है, या फिर मैं कहती हूँ बूट्स का एग्जांपल लेते हैं, ये जो हमारे इंडियन आर्मी में बूट्स पहनते हैं, राइट। अब
ये जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज से खरीदेंगे तो ये बूट्स इनको पड़ रहे हैं कम से कम नहीं तो 17,000 के बूट्स, ठीक है। लेकिन यही बूट्स और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बूट्स अगर हम लेना चाहें अपनी बाहर मार्केट से हमें अवेलेबल हो रहे हैं इसके हाफ रेट में। फॉर एग्जांपल 8,000 रुपये में मुझे लोकल मार्केट में इससे भी अच्छी क्वालिटी मिल रही है बूट्स की, और वो भी 8,000 में। तो यहाँ पर हमारा लॉस में जा रहा है, राइट। तो ये जो चीज़ें थी, अब इसी तरीके से ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज क्या कर रही थी कि जो भी चीज़ें डिफेंस को चाहिए थी, आर्मी को चाहिए थी, उनको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रेट पे आगे बेच रही थी। अब या तो ऐसा करें कि कॉस्टली बेच दें और जो ये प्रॉफिट हो रहा है उस कॉस्टली सामान बेच के, कोई टैंक बेच के, कोई जो भी चीज़ें ये बेच रहे हैं, अब ये तो है नहीं 75,000, पता नहीं कितने करोड़ों, कितने 1000 करोड़ में ये बेचते होंगे चीज़ें और कितना ऑर्डर आता होगा इनके पास, राइट। तो ये इतना भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही कि अपना खुद से ही उस प्रॉफिट से अपनी फैक्ट्रीज को चला सके, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कोई फैक्ट्री चला रही हूँ और मुझे जो उससे प्रॉफिट हो रहा है, मेरा उतना भी प्रॉफिट, इतना महंगा सामान बेचने के बाद जो कि मैं डबल ट्रिपल रेट पे बेच रही हूँ, इतना महंगा सामान बेचने के बाद भी मेरे को इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा कि मैं अपनी जो वो है फैक्ट्री है उसको चला पाऊँ। मैं फिर क्या कर रही हूँ, मैं लोन ले रही हूँ, ठीक है। लोन भी छोड़ो, मेरे जो फादर हैं मैं उनसे पैसे ले रही हूँ कि यार आप पैसे दो मुझे फैक्ट्री चलानी है, ठीक है। फिर मुझे तो जितना प्रॉफिट हो रहा है फिर से मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, फिर भी मेरे फादर दे रहे हैं, ठीक है। अब मेरे फादर के अंडर ही वो है जिनको मैं बेच रही हूँ सामान, समझ आ रही है। अब ये एक फादर हो गए, ठीक है, एक फादर हो गए हैं, दो बच्चे हैं, एक बच्चा फैक्ट्री चला रहा है, दूसरा बच्चा जो है सामान ले रहा है, राइट। अब मेरे फादर ही मुझे पैसा दे रहे हैं फैक्ट्री चलाने के लिए, ठीक है। दूसरा बच्चा जो है जो खरीद रहा है मुझसे, तो वो भी इन्हीं का ही बच्चा है और वो भी इन्हीं से ही पैसे लेके हमसे क्या कर रहा है, सामान खरीद रहा है। तो आपको समझ में आ गया क्या मतलब है कि क्यों ये लॉस में जा रही हूँ। तो आपको मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है। एक फादर है, दो बच्चे हैं, ठीक है। ये बच्चा फैक्ट्री चला रहा है, ये बच्चा फैक्ट्री से सामान खरीद रहा है, और ये बच्चा कौन है, ये हमारी डिफेंस, इंडियन नेवी, मिलिट्री, ये सब है। यहाँ से जो भी सामान बन रहा है वो इसको कम से कम नहीं तो 3 गुना रेट में बेच रही है, राइट। अब ये खरीदेगा कैसे, ये बच्चा खरीदेगा कैसे, इसके पास खुद का पैसा तो है नहीं, ठीक है। ये खरीदेगा फादर से पैसे लेके, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और वो जो बाकी जो बोर्ड्स हैं जिनके अंडर ये आती है, तो ये पैसा लेगा उनसे। अब ये इतना मुनाफा भी नहीं कमा पा रही कि अपने जो यहाँ पर काम करते हैं लोग या जो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल है इस तरीके के लोगों को सैलरी दे सके। तो ये क्या कर रही है, इतने प्रॉफिट के बाद भी ये फादर से फिर से पैसे मांग रही है कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, हमारा काम नहीं हो रहा, और दोनों ही ये गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो कुल मिला के क्या हो रहा था, गवर्नमेंट को हो रहा था लॉस, ठीक है। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन ये था कि काफी टाइम से, लाइक ये 4 डिकेड्स मतलब 40 साल, राइट, या फिर 2 डिकेड से, पिछले 2-4 डिकेड से ये बात चलती आ रही है कि ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सामान बना रही है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अब ऐसी कितनी जगह हैं जो सामान अच्छा मिलता है लेकिन इनकी मजबूरी है कि इनको खरीदना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही है। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कुछ पिछले सालों में कि इन्होंने जो सामान बेचा है, ठीक है, इन्होंने जो डिफेंस में सामान बेचा है, मिलिट्री को सामान बेचा है कई लाख करोड़ का, वो सारा सामान जो है उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ गया है या फिर कुछ जान मान का नुकसान हो गया उनको। फॉर एग्जाम्पल आप उनको सामान बेचते हो, कोई ऐसा आप उनको गन ही बेचते हो और वो भैया गन चला रहे हो और आपके हाथ में ही फट रही है, ठीक है। दूसरा आप उनको एक टैंक भेजते हो, टैंक से आपको गोला तो भाई दूसरे देश में फेंकना है, लेकिन आपका टैंक ऐसा बनाया है आपने, पहला तो वो चल ही नहीं रहा, या तो वो इंटरनली प्रॉब्लम है या फिर उसमें खुद ही ब्लास्ट हो जा रहा है, ठीक है, उसमें इंटरनली ब्लास्ट हो जा रहा है, वहीं की वहीं ब्लास्ट हो जा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि ये डिफेक्टेड माल है, राइट। तो आप इसको यूज तो कर नहीं सकते क्योंकि आप इसको बॉर्डर पे लेके जाओगे तो इसमें आप लोग ही मारे जाओगे। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी जो इन लोगों ने नोट करी।
तब इन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि भाई यहाँ पर जो हमें सामान मिल रहा है वो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और चाहे कुछ भी हो ये लोग अच्छा काम करके नहीं दे रहे हैं, राइट। तो ये थी प्रॉब्लम दूसरी कि यहाँ पर जो इनको मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा था वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, चाहे वो आर्म्स हो, इम्यूनाइजेशंस हो, कोई भी चीज़ हो, काफ़ी सारी डिफेक्टेड चीज़ें इनको मिल रही थी, जो कि हमारी इंडियन आर्मी ने कितने लाख करोड़ का जो है खुद ही डिस्ट्रॉय उनको करना पड़ गया। अगर वो डिस्ट्रॉय ना करते तो पता नहीं कितने टैंक्स और ले लेते, राइट, कितने प्लेन्स और ले लेते। तो कुल मिला के इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही ह्यूज लॉस हो रहा था इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के चक्कर में। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी इनकी, आपस में कोऑर्डिनेशन ना होना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ एग्जाम्पल ऑफ एन कंप्यूटर, ठीक है। एक कंप्यूटर है हमारे पास, कंप्यूटर में क्या क्या होगा, सीपीयू, यूपीएस, ठीक है, आपका ये बनेगा, सीपीयू हो गया, आपका यूपीएस हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, आपकी स्क्रीन हो गई, राइट। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक कंप्यूटर की फैक्ट्री है, मान लो एक कंप्यूटर है, आप जाओगे कंप्यूटर को लेके आओगे, राइट। अब जो कंप्यूटर का सीपीयू है फॉर एग्जांपल, वो सीपीयू बन रहा है चंडीगढ़ में, और जो कंप्यूटर का, ठीक है, चंडीगढ़ में भी क्यों मैं बोलती हूँ, एक कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो बन रहा है आपका उत्तराखंड में, राइट। और आपको जो यूपीएस है वो आपका बन रहा है नीचे तमिलनाडु में, समझ आ गया। एक कहाँ बन रहा है, नॉर्थ में, और एक चीज बन रही है उसका पार्ट साउथ में, एक पार्ट बन रहा है आपका ईस्ट में, एक पार्ट बन रहा है आपका वेस्ट में। अब ऐसे में क्या हो रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नुकसान, कि सबसे पहली चीज तो इन सबको ये सारे पार्ट्स कलेक्ट करने हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही थी। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अपना पार्ट, ठीक है, ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, ये फैक्ट्री बनाती है यूपीएस, ये फैक्ट्री बनाती है सीपीयू, अब मेरे को इसको ये सीपीयू बेचना है, ये भी इंडियन गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, राइट, और ये भी इंडियन गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सारी ही इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आती है। अब इसने यूपीएस बेचा किसको, इस वाली फैक्ट्री को, इस फैक्ट्री को बेचा यूपीएस, राइट। तो यूपीएस की मान लो बाहर जो कॉस्टिंग है वो है आपकी 10,000, अब ये जो यूपीएस बेच रही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ये बेच रही है आपका 3 गुना ज्यादा में, जो कि है 30,000, ठीक है। अब मजबूरी है इस फैक्ट्री की, इसी फैक्ट्री से खरीदना है इसको, ये भी किसी और फैक्ट्री से नहीं खरीद सकती, ये भी इसी फैक्ट्री से खरीदेगी, राइट। और इसी तरीके से मान लो 4 फैक्ट्रीज हैं जो यूपीएस प्रिपेयर कर रही हैं, अब वो क्या करेंगे, उन्हीं में क्या होते हैं मार्केटिंग टीम्स होती है, वो कहती है भाई आप हमसे ले लो या हमसे परचेज करो, आप हमसे परचेज करो। यहाँ पर 3 कॉम्पिटिटर्स हैं मान लीजिए, एक इनको बेच रहा है 30,000 में, एक बेच रहा है 29,000 में, तीनों ही सोच रही है हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा लें, और एक है आपका 28,000 में, राइट। बाहर कितने का मिल रहा है, 10,000 का। इस फैक्ट्री की मजबूरी है कि इसको खरीदना पड़ेगा इसी से, ये 28,000 का परचेज करती है यहाँ से, राइट, यूपीएस परचेज कर लिया। अब जहाँ पर ये असेंबलिंग होगी, जहाँ पर ये असेंबलिंग होगी, अब इसी तरीके से एक एक को परचेज करेगी, एक एक को, फाइनल असेंबल होके फॉर एग्जांपल कहीं गया और वो पूरा कंप्यूटर बन गया। अभी सिर्फ मैं एक कंप्यूटर की बात कर रही हूँ, आप सोचो टैंक्स वगैरह में क्या होता होगा। एक जगह असेंबल होके इन्होंने कंप्यूटर बना लिया, राइट। वो कंप्यूटर अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो मुश्किल से नहीं तो हमें सिर्फ एक 25,000 का मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जब बेचेगी डिफेंस वालों को या मिलिट्री वालों को, ये यही कंप्यूटर जो है 1 लाख का बेचेगी उनको, क्यों, प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, राइट। दूसरी चीज यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि इनके जो फैक्ट्रीज है वो इतनी दूर दूर थी कि भाई ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा लग रही थी। फॉर एग्जांपल मेरे को दिल्ली में कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, मेरा जो सेलर है वो दिल्ली में बैठा है, मैं एक यूपीएस वाला पार्ट जो मेन जो मेरा सेलर मैं कहूँ या फिर कह दूँ जहाँ मेरे पार्ट्स असेंबल होते हैं वो दिल्ली में है, मैं एक पार्ट मंगवा रही हूँ जम्मू कश्मीर से, एक पार्ट मैं मंगवा रही हूँ गुजरात से, एक पार्ट मेरा अरुणाचल और सिक्किम से आ रहा है, एक पार्ट आ रहा है मेरा तमिलनाडु से। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होगी। मजबूरी है, खरीदना भी इन्हीं से है मेरे को, राइट, खरीदना भी इन्हीं से है।
अब जब हमारी डिफेंस इस चीज को परचेज करती है, तो जब डिफेंस परचेज करेगी, अब ऑलरेडी ये आपस में ही 3-3 4-4 गुना रेट बढ़ा के बेच रहे हैं, राइट। जो लोकल मार्केट से अगर जो हम खरीदते हैं वो कम से कम नहीं तो 3 गुना कम में मिल जाता हमें, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। पहले तो ये 3 गुना ज्यादा बढ़ा के बेच रहे हैं। दूसरा, जब फाइनल असेंबल जहां हो रहा है वो भी हमारी इंडियन मिलिट्री को, अब ये थोड़ी है कि मान लो उसको पड़ गया 25, ठीक है, ये 25,000 का, अब उन्होंने भी हमारी इंडियन मिलिट्री को बेचा कितने का, 1 लाख रुपए का वो कंप्यूटर। कुल मिला के क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर जगह से लॉस हुआ, हर जगह से, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी कि भाई ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि बहुत दूर दूर इनके वो है फैक्ट्रीज, और ये जो फैक्ट्रीज आसपास ही होनी चाहिए थी। मान लो अगर दिल्ली में कंप्यूटर बन रहा है, जो उसके पार्ट्स हैं तो वो भी तो दिल्ली में ही होने चाहिए थे ना आसपास, कि भाई दिल्ली में कोई कालका जी में बन गया, कोई कहीं बन गया, कोई कहीं, 3-4 आपस के एरियाज डिसाइड करते और उसमें बनाते। बट इन्होंने इतनी दूर दूर फैक्ट्रीज रख रखी थी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर मैन्युफैक्चरिंग, अब भाई रास्ते में आते जाते आधा सामान तो हमारा खराब भी होता है, मशीनरी है भाई हमारी, चोरी भी हो जाता है, कई काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं, कई जगह ट्रेन ऐसी होती है जहाँ से लाना मुश्किल होता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि हम तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से लॉस में जा रहे हैं इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की वजह से। ये तीसरा कारण था। चौथा कारण क्या बना कि जितना भी मान लो मैन लेबर है आपका, 7-8 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं कहती हूँ कोई मशीन है जिसको कि 100 प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, ठीक है। इंडियन मिलिट्री ने जो है कि इनको ऑर्डर दिया कि हमें 200 प्रोडक्ट्स लेने हैं, जो कि 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उन्होंने अपना पैसा इनको दे दिया, ठीक है, इंडियन मिलिट्री ने 10,000 करोड़ दे दिए 100 प्रोडक्ट्स के लिए, राइट। 10,000 करोड़ इनके पास आ गए, पर इनको जो सामान मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 करोड़ का मिल रहा है। मतलब कि ये अपना जो एक ऑर्डर है वो भी टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहे थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले। तो वो भी, ये क्या हुआ, इंडियन मिलिट्री उससे भी लॉस में जा रही थी। अब प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन मिलिट्री की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गंदे से गंदा सामान इनको इन्हीं से खरीदना है, चाहे ये डीले करके दें, चाहे ये सामान खराब करके दें, चाहे ये सामान 3 से 4 गुना कॉस्ट पे दें, चाहे ये सामान आपको पूरा भी ना दें। तो ये सारी प्रॉब्लम जब सामने रखी गई निर्मला सीतारमन जी के सामने, और उससे पहले भी जो डिफेंस मिनिस्टर के सामने रखी गई, तब उन्होंने ये सोचा, और ये प्लान जो है काफ़ी टाइम पहले से ही बनता आ रहा है कि इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की कॉर्पोरेटाइजेशन हो जानी चाहिए, राइट। तो अब क्या हुआ, जब ये बात हुई कि भाई इनको कॉर्पोरेटाइज करा जाएगा, तो बहुत सारे जो ऑपोजिशन आया, फेडरेशंस, इनकी यूनियन बनी होती है, ठीक है, इनकी यूनियन हर जगह पे बनी है। फॉर एग्जांपल, ये नहीं है जहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है बस वहीं वहीं यूनियन नहीं है इनकी, इनकी यूनियन हर स्टेट में है। तो इनकी यूनियन को प्रॉब्लम हुई, और ये हर बार क्या करने लग गए, इनकी यूनियन करने लग गई स्ट्राइक। और ये अब से नहीं, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। अगर इन्होंने ये मना कर दिया परचेज करने से तो स्ट्राइक, उनकी सैलरी रुक गई तो स्ट्राइक, या फिर काम वो गंदा कर रहे हैं। अब जो मशीनरी 100% यूज़ होनी चाहिए थी वो सिर्फ 75 या 60% अगर यूज़ हो रही है और उनसे काम कम निकल रहा है, राइट। तो प्रॉब्लम किसकी है, इन लोगों की। बट इनकी यूनियन इतनी स्ट्रांग है कि इनकी यूनियन क्या करती थी, हर दूसरे तीसरे दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है कि यार ये तो स्ट्राइक पे बैठ गए हैं, ये फिर से स्ट्राइक पे बैठ गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे तंग आ चुकी थी कि यार अगर, और मिलिट्री भी, कि अगर इसी तरीके से स्ट्राइक करेंगे और हमें सामान नहीं देंगे तो हमारा कैसे काम चलेगा। ये कोई छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती नहीं हैं, बॉर्डर की लड़ाइयाँ हैं, टेररिस्ट से लड़ना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सामान हमें अच्छा चाहिए, ठीक है, और हमें सामान उसी टाइम पे चाहिए जब हम उन्हें डेडलाइन देंगे, ठीक है, क्योंकि उससे पहले टेस्टिंग भी होती है। सिर्फ ये तो होता नहीं है कि इन्होंने टैंक बना के दे दिया और हमने जिस दिन युद्ध है वो टैंक हम उस दिन युद्ध पे ले गए, बॉर्डर पे ले गए और हमने करनी शुरू कर दिया वहाँ से, नहीं।
हमें सबसे पहले टैंक को चेक करके देखना पड़ता है, उससे पहले कितनी ही जो है फ्रेंडली एक्सरसाइजेस होती हैं देख उसमें जाके चलाना पड़ता है उसको, ठीक है। और जब चलाते हैं वो तो जी पता चलता है या तो वो डिफेक्टेड है या वहीं ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है, या खराब निकल के आ रहा है। तो ऐसे में तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि अब हमें इसका प्राइवेट कॉर्पोरेटाइजेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को डिसॉल्व क्यों करा जा रहा है, क्यों ये 7 DPSUs के अंडर आ रही है, समझ आ गई। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि 1 अक्टूबर 2021 को ये हो जाएगा। इनके जो स्टाफ होगा, इनकी जो बाकी चीज़ें होंगी, ये सब ऑपरेशंस एसेट्स उधर चले जाएंगे। तो अब आया स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है वर्कर्स में, फेडरेशन जो इनकी इतनी बनी हुई है, इंक्लूडिंग द वन, एक ऐसी भी है जो एफिलेटेड टू RSS है, राइट। सो प्रोडक्ट जो होते हैं जो बनते हैं यहाँ पर, वो आप ये देख लीजिए, जो सिविलियन या मिलिट्री ग्रेड आर्म्स होते हैं, ठीक है, एम्यूनाइजेशन है, आपके एक्सप्लोजिव्स हैं, प्रोपेलेंट्स हैं, केमिकल्स जो मिसाइल सिस्टम में यूज़ होते हैं वो यहाँ बनते हैं, मिलिट्री व्हीकल्स यहाँ बनते हैं, वी हैव आर्मर्ड व्हीकल्स, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, पैराशूट्स बनते हैं यहाँ पर, सपोर्ट इक्विपमेंट्स हैं, ट्रूप क्लोथिंग हो गई जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे थे अभी, जनरल स्टोर के आइटम्स जैसे कि इनका खाना पीना, ये सब भी यहीं से ही लेंगे, राइट, आर्म फोर्सेस वाले। सो ये सब आइटम्स जो है ये बनते हैं आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में। अब जो रीस्ट्रक्चरिंग है आपकी कोलकाता हेडक्वार्टर OFP की इंटू कॉर्पोरेट एंटिटीज, आप ये रिकमेंड, आपसे यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कमिटी है जिन्होंने रिकमेंड किया था कोलकाता हेडक्वार्टर्ड OFB को कॉर्पोरेटाइज करने के लिए। तो वो आपका करा था 3 एक्सपर्ट कमिटीज़ ने, ठीक है, एटलीस्ट 3 एक्सपर्ट कमिटीज़ ने ऑन डिफेंस रिफॉर्म दैट वाज सेट अप इन द लास्ट 2 डिकेड्स मतलब लास्ट 20 ईयर्स में 3 ऐसी कमिटी हैं। वैसे तो बहुत सारी कमिटी हैं छोटी छोटी, लेकिन जो मेजर कमिटी जिन्होंने ये रिकमेंड किया कि इनका कॉर्पोरेटाइजेशन होना चाहिए वो है आपकी, एक तो TKS नायर कमिटी, ये बनी थी आपकी 2000 में, विजय केलकर कमेटी 2005 में बनी थी, और है आपकी वाइस एडमिरल रमनपुरी कमेटी जो कि आपकी 2015 में बनी थी, राइट। 4th कमेटी जो है आपकी, 3 कमिटीज हो गई ये, चौथी कमेटी जो थी वो है आपकी जो हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पारिकर, ठीक है, और जो कि चेयर बाय, और इसको चेयर किसने किया था इस कमेटी को चेयर किया था जनरल DB शेखाटकर, ओके। सो इन्होंने सिर्फ ये नहीं सजेस्ट करा था कि, इन्होंने क्या करा था कि जो 4th कमेटी थी जो मनोहर पारिकर जी की, कि इन्होंने कॉर्पोरेटाइजेशन से वो नहीं करा, इन्होंने क्या कहा कि जो आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनकी रेगुलर ऑडिट होती रहे, और जितने भी ऑर्डिनेंस यूनिट हैं या फिर पास्ट परफॉर्मेंस है वो चेकअप होती रही, और प्रेजेंट से जो है कंपैरिजन होता रहे। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब ऑडिट्स, हम मान लो ये फैक्ट्रीज इसी तरीके से काम करती और हम ऑडिट्स में भी लगा देते, ठीक है, लोगों को ऑडिट करने के लिए भी कह देते, आपको पता है कितना झोल झपला इंटरनली, कितना झोल झपला होता है, तो ज़रूरी तो नहीं है ना वो उस फैक्ट्रीज का सच्चाई ही सामने ला के देगा गवर्नमेंट को। तो ये सब चीज़ें थी, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि भाई ये सिर्फ ऑडिट से काम नहीं चलेगा, और अभी भी 7 DPSUs के अंडर आ तो रहा है, बट अब गवर्नमेंट देखेगी कि अच्छे से जो है इनका क्या हो रहा है, ऑडिट हो, और परफॉर्मेंसेस भी शायद आगे रेगुलर चेक होंगी, ऑलराइट। अब एश्योरेंस दिया है गवर्नमेंट ने कि जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे उनकी जॉब नहीं जाएगी, और जो भी चीज़ें वो पहले इंजॉय कर रहे थे, लग्जरीज ही बोलूँगी मैं, क्योंकि चाहे कैसी भी चीज़ें, जैसे कि उनको कोई DA मिल रहा था या फिर कोई भी अलाउंस उनको मिल रहा था, वो नहीं कटेगा, अभी भी वो वही चीज़ें इंजॉय करेंगे,
बेनिफिट्स जो पहले करते थे उसमें कोई कमी नहीं आएगी, बस शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है। सो नीचे देखते हैं अब 2020 मई में, ठीक है, फोर्थ ट्रांच ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव 2020 में ये किस इनिशिएटिव के अंदर ये डिसाइड किया गया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को डिसॉल्व किया जाएगा। तो ये है आपका आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, और किसकी निर्देशकता में? फाइनेंस मिनिस्टर थी हमारी उस टाइम निर्मला सीतारमन, ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर थी तब। तो निर्मला सीतारमन जब थी तो उस टाइम में उन्होंने अनाउंस किया था टू कॉर्पोरेटाइज OFP फॉर इम्प्रूविंग दी, सबसे पहला ऑटोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी, ताकि इनके पास भी अकाउंट रहे कि कहाँ पैसा कितना जा रहा है, कहाँ झोल झपाटा हो रहा है उसका, और तीसरा एफिशिएंसी ऑफ ऑर्डिनेंस सप्लायर्स, तीसरा एफिशिएंसी भी जो है वो बढ़ सके। आई होप समझ में आ गया होगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को डिसॉल्व क्यों करा जा रहा है। बाकी जो पॉइंट्स यहाँ पर नीचे लिखे हैं कि कौन सी कमिटी, ये किस इनिशिएटिव के अंदर, तो वो इनिशिएटिव है आपका आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। कब? 2020 में ही ये रिकमेंडेशन थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ऑपोजिंग जो यूनियंस है हमारी, वो कौन कौन सी हैं जो अपोज कर रही हैं इस डिसीजन को कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए। तो ऑपोजिंग यूनियंस हैं आपकी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन AIDEF, ठीक है, जो कि एक लेफ्ट यूनियन की फेडरेशन है। ये ऑपोजिंग यूनियंस हैं इसमें। दूसरी जो अपोज कर रही है वो है आपकी इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर फेडरेशन, दैट इज INDWF। इट इज़ एफिलेटेड टू इंडियन नेशनल यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस से। तो एक ये वाली ऑपोजिशन जो है ये अपोज कर रही है इस डिसीजन को। तीसरा है आपका भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, दैट इज BPMS। इट इज़ अ पार्ट ऑफ RSS भारतीय मजदूर संघ, दैट इज BMS। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ फेडरेशंस जो हैं वो अपोज कर रही हैं और उसमें एक फेडरेशन RSS की भी है, ठीक है। तो ये है आपकी भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ जो कि पार्ट है RSS का, वो भी इस डिसीजन को अपोज कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज क्या होती हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को डिसॉल्व करने की। और डिसॉल्व नहीं है, ये सिर्फ एक रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, जैसे कि एक जगह से उठा के उनको किसी और जगह रख दिया गया है, बस, और कुछ नहीं हो रहा। ना ही एम्प्लॉयज़ कम हो रहे, ना ही उनको मिलने वाला बेनिफिट कम हो रहा। सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें इतनी स्कैटरिंग हो रखी थी, मान लो 41 जो फैक्ट्रीज में काम हो रहा था, इतने एम्प्लॉयज़ थे, 75,000 एम्प्लॉयज़, उन 75,000 एम्प्लॉयज़ को 7 DPSUs के अंडर क्या कर दिया गया है? भेज दिया गया है। दूसरा क्या है, सरकार का जो इतना बड़ा लॉस हो रहा था डिफेंस में, इतना बड़ा लॉस है, कई हजार करोड़ का लॉस, ठीक है, या कई लाखों करोड़ों का लॉस हो रहा था, अब वो बंद हो जाएगा। और उस लॉस से जो रिकवरी होगी वो क्या होगा? वो होगा अब कि और अच्छे इक्विपमेंट्स हमारे डिफेंस में आ सकेंगे और अच्छी हमारी मिलिट्री पावरफुल हो सकेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारे टाइम में ये कब से बनी हुई है? जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब अंग्रेज़ों का रूल था, और अंग्रेज़ चाहते ही थे यार कि इंडिया लुटे, उनको तो चाहिए ही था कि इंडिया लुटे। अब उनका क्या जा रहा था, वो एक कंपनी यहाँ बनाएंगे, एक फैक्ट्री वहाँ बनाएंगे, कहेंगे भाई ट्रांसपोर्टेशन करो, ये करो, और खुद तो मज़े से बैठ के उनको खाना ही था, राइट। तो ये थी सारी की सारी प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया है। Till then, take care, good luck. If you have any doubt, any problem, you are free to mail me at spss.inquiry@gmail.com। दूसरा, टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं करा है ज्वाइन करो, डेली क्विज होती है वहाँ पर। मैं नहीं कहती कि मैं 50, 60, 100 क्विज देती हूँ, नहीं, 20 क्विज और 20 MCQs मैं शाम को दे देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। आंसर किया करो, देखा करो कितना आता है, क्योंकि रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो उसमें तुम्हारा ये भी चेक हो जाएगा कि तुमने कितना अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ा है, क्योंकि मैं देती उसी में से हूँ। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।